हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम जो नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। आज हम जानेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस वीडियो वाला जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था इन्फ्लेशन, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान सभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं उनमें जब कांस्टेंट इंक्रीज होता है और कंसिस्टेंटली जब प्राइस बढ़ते जाते हैं, कंसिस्टेंटली मींस लगातार जब प्राइसेस बढ़ते जाते हैं उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जब लगातार इंक्रीज होते रहते हैं तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो इन्फ्लेशन है जो हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस भी कर लिया, तो इन्फ्लेशन को जनरली हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। परसेंटेज में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो कितने परसेंट बढ़ी, प्राइसेस जो है वो इस पर्टिकुलर मंथ में कितने परसेंट बढ़े, हम ये जानना चाहते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस में जो इंक्रीज हुआ उसकी परसेंटेज तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, सभी गुड्स के प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ होता है उसका एवरेज लेकर चलते हैं, एवरेज प्राइस इंक्रीज लेकर चलते हैं एंड उसके बेसिस पे मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई, यानी कि कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई। यानी कि हम आज उन सभी मेजर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, जिनके बेसिस पे इन्फ्लेशन को परसेंटेज में मेजर किया जाता है। यानी कि हम जब डाटा देखते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई, कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुए गुड्स एंड सर्विसेज के, तो वही हम जानना चाहते हैं। तो यानी कि इन्फ्लेशन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इन्फ्लेशन को जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को जब हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के क्या दो अलग अलग मेजर्स हैं जिनको यूज किया जाता है, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को जनरली दो इंडेक्सेस पर कैलकुलेट किया जाता है। दो इंडेक्सेस का मतलब है दो लेवल्स पर मेजर किया जाता है। इन्फ्लेशन में हम क्या चेक करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करने का मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इसी चीज के बेसिस पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम दो लेवल्स या दो इंडेक्सेस के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो वो दो मेजर्स क्या हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों ही मेजर्स जो हैं, ये दोनों ही लेवल्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। इन्फ्लेशन को परसेंटेज टर्म्स में हमें प्रोवाइड कराने के लिए ही ये दो लेवल्स जो हैं, ये दो मेजर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्फ्लेशन के अंदर सभी प्राइजेस जो हैं वो जो इंक्रीज होते हैं उन्हीं को ही कंसीडर किया जाता है कि प्राइजेस कितने इंक्रीज हुए, कितने परसेंट इंक्रीज हुए। तो प्राइजेस तो दो तरह के है ना, एक वो प्राइस, एक उन गुड्स के प्राइस जो कि होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, और एक उन गुड्स के प्राइसेस जो कि रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है। दो टाइप के गुड्स के प्राइसेस हम इन्वॉल्व करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो उन प्राइसेस को मेजर करता है, उन प्राइसेस में इंक्रीमेंट को मेजर करता है जो कि उन गुड्स के प्राइसेस को ये मेजर करता है जो कि होलसेलर रिटेलर को सेल करता है। ठीक है, उन गुड्स के प्राइसेस को यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में कंसीडर किया जाता है जो गुड्स होलसेलर रिटेलर को सेल करता है। ठीक है, यानी कि होलसेलर रिटेलर को जो गुड्स बेच रहा है उन गुड्स के प्राइसेस में कॉन्स्टेंटली लगातार जितना इंक्रीज हो रहा है
उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन की परसेंटेज प्रोवाइड करता है WPI। अब जो CPI है वो वो कौन से गुड्स के प्राइसेस को कंसीडर करता है? वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को ये लेकर चलता है जो कि रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है। ठीक है, तो CPI को हम रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI भी बोलते हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये भी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को ही कैलकुलेट करता है परसेंटेज टर्म्स में। तो ये इन्फ्लेशन को जब कैलकुलेट करता है तो ये उन गुड्स के प्राइस, देखो इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ उस इंक्रीज इन प्राइसेस को ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो CPI जब इन्फ्लेशन का डाटा हमें देता है तो इसमें उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करके ये हमें देता है जो कि रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को सेल किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ ब्रीफ आइडिया मिला होगा WPI एंड CPI के बारे में। WPI का मतलब है कि WPI जो है वो भी हमें इन्फ्लेशन को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करके हमें डाटा प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने % प्राइस इंक्रीज हुए, कितने % इन्फ्लेशन हुई। ठीक है, लेकिन WPI जब हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, यानी कि प्राइस कितने % इंक्रीज हुए, जब इस चीज का हमें डाटा देता है तो सिर्फ उन गुड्स के प्राइसेस को कंसीडर करके चलता है जो कि होलसेलर के द्वारा रिटेलर को सेल किए जा रहे हैं। लेकिन CPI के द्वारा जब इन्फ्लेशन का डाटा दिया जाता है, यानी कि जो CPI के डेटा के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है CPI के डाटा में जो इन्फ्लेशन शो हो रही है, इन्फ्लेशन की परसेंटेज, तो वो इन्फ्लेशन कौन से गुड्स से रिलेटेड है, कौन से गुड्स के प्राइसेस में जो इंक्रीज है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो गुड्स रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को सेल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो CPI को हम रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI भी बोलते हैं। क्लियर? अब आपको ये तो समझ में आ गया, दो मेथड होते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के, CPI एंड WPI। इसके बारे में कुछ आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया। अब WPI समझ में आ गया, वो गुड्स उन गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है। CPI उन गुड्स के प्राइसेस में परसेंटेज इंक्रीज को शो कर रहा है जो कि रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को सेल किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब जब WPI है तो CPI को कंसीडर करने की क्यों जरूरत है? यानी कि जो होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है, जब हमें उसके बारे में कुछ परसेंटेज इंक्रीज के बारे में आइडिया मिल रहा है, तो अब CPI पर मूव करने की जरूरत, CPI को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, यानी कि WPI से CPI में स्विच करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप देखोगे कि जब RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा देता है, उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी होती है, इन्फ्लेशन पर चर्चा की गई होती है, तो वहां पर जो इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI होती है। यानी कि जब WPI है तो CPI पर बेस्ड इन्फ्लेशन ही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के डाटा में क्यों शो होती है? बिकॉज अब देखो, इस बेसिस पर हम CPI एंड WPI में डिफरेंस भी देखेंगे अलग अलग, और इन दोनों के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में भी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि CPI पर ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, CPI को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के डाटा में जो इन्फ्लेशन बताई गई होती है कि इतने से इतने % इन्फ्लेशन होनी चाहिए, वो इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होती है। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के बेसिस पर ही RBI ने इन्फ्लेशन को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करके बताया होता है। ठीक है, अब CPI पर इतना फोकस क्यों किया जाता है? बिकॉज जो WPI है उसमें ओनली गुड्स को कंसीडर किया जाता है, ओनली गुड्स के प्राइसेस को ही कंसीडर की, यानी कि ओनली एंड ओनली गुड्स के प्राइसेस में जो इंक्रीज हो रहा है, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ वो डाटा ही WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा दिया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी परसेंटेज इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इन्फ्लेशन की परसेंटेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि कितने परसेंट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कितने परसेंट महंगाई हो रही है। लेकिन जो WPI है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइसेस में जितना इंक्रीज हुआ, यानी कि जितना भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ होता है गुड्स के प्राइसेस में, सिर्फ उसका डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्विसेज को ये इंक्लूड नहीं करता, सर्विसेज के प्राइसेस को ये इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइसेस को ही इंक्लूड करता है। बट जो CPI है, CPI जो है, CPI गुड्स प्लस सर्विसेज, यानी कि दोनों के, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइसेस में जो इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन की परसेंटेज में डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहने का मतलब कि WPI जो है वो सिर्फ उन प्राइसेस के बेसिस पे इन्फ्लेशन को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करता है। वो गुड्स जो कि होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है, उन गुड्स के प्राइसेस में जो इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करके डाटा प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई। जो CPI है, CPI क्या करता है कि रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को जो गुड्स और जो सर्विसेज सेल की गई, उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, उन परसेंटेज इंक्रीज को इन्फ्लेशन की परसेंटेज में, यानी कि परसेंटेज इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करके CPI डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन का। अब CPI और अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि WPI के कंपैरिजन में CPI ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज WPI कंसीडर ओनली गुड्स बट CPI कंसीडर द प्राइजेस, और वी कैन से परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, तो इसीलिए CPI जो है वो हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कि कितने परसेंट महंगाई हो रही है, कितने परसेंट इन्फ्लेशन हो रही है। इसीलिए अगर हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई, कितने परसेंट प्राइसेस इंक्रीज हुए, उसके बारे में जानना है तो हम CPI के डाटा पर ज्यादा रिलाय करते हैं। CPI का ज्यादा रिलायबल डाटा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि CPI जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, उनको कंसीडर करता है। क्लियर? अब WPI एंड CPI में अनदर डिफरेंस क्या है कि जो WPI है उसमें एक बास्केट है, उस बास्केट में 697 आर्टिकल्स हैं, यानी कि 697 प्रोडक्ट्स हैं या 697 गुड्स हैं जिनके प्राइजेस को WPI, जिनके प्राइजेस में इंक्रीज और डिक्रीज को WPI अपने डाटा में शो करता है। 697 जो आइटम्स हैं वो ही WPI के डाटा में इंक्लूड की जाती हैं, यानी कि इन सभी आइटम्स के प्राइजेस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन सभी आइटम्स के, इन बास्केट में जितनी भी 697 प्रोडक्ट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। सिर्फ उन 697 प्रोडक्ट्स के प्राइजेस में जितना भी परसेंट इंक्रीज होगा उसी को ही परसेंटेज इन्फ्लेशन के डाटा में ये शो करता है WPI। ठीक है, तो अगर इन सभी गुड्स के प्राइसेस में कम हो रहा है, यानी कि प्राइसेस कम हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है। ये डाटा WPI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो CPI है, CPI के अंदर भी ऐसी ही बास्केट है, लेकिन उसके अंदर रूरल एरिया के लिए, यानी कि जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हैं 440। इस बास्केट के अंदर रूरल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं 448। ठीक है, एंड जो अर्बन के प्रोडक्ट्स हैं, जो जिनके प्राइजेस CPI शो करता है, अर्बन के गुड्स एंड सर्विसेज, वो हैं 460। ठीक है, यानी कि 448 आर्टिकल हैं रूरल के एंड 460 आर्टिकल हैं अर्बन के। यानी कि CPI जब भी महंगाई का डाटा प्रोवाइड करेगा, इन परसेंटेज इन्फ्लेशन का डाटा जब भी CPI प्रोवाइड करता है, तो CPI रूरल एंड अर्बन अलग अलग गुड्स के डाटा को प्रोवाइड करता है। यानी कि रूरल के जो गुड्स हैं, रूरल एरिया के जो 448 प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइजेस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यानी कि रूरल एरिया में कितने परसेंट महंगाई हो रही है,
उसके रिगार्डिंग अलग से डाटा देता है, और अर्बन एरिया के ये जो 460 प्रोडक्ट्स हैं इनके प्राइसेस में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, यानी कि अर्बन एरिया में कितने परसेंट महंगाई हो रही है, वो इन 460 प्रोडक्ट के प्राइसेस में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ उसके बेसिस पे डाटा प्रोवाइड करता है। यानी कि सीपीआई में रूरल एंड अर्बन दोनों एरियाज के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के बेसिस पे रूरल एंड अर्बन एरिया की अलग अलग परसेंटेज इन्फ्लेशन का डाटा प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीआई के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये जो 2 पॉइंट हमने डिफरेंस के डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, अब डब्ल्यूपीआई का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है? क्योंकि डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई दोनों ही हमें इन्फ्लेशन का डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना। डब्ल्यूपीआई भी हमें ये डब्ल्यूपीआई हमें क्या बता रहा है कि होलसेलर के द्वारा रिटेलर को जो गुड्स सेल किए जा रहे हैं उन गुड्स के प्राइसेस में लगातार कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे परसेंटेज इन्फ्लेशन को शो करता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई, वो डाटा देता है डब्ल्यूपीआई। लेकिन सीपीआई क्या बताता है कि रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को जो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज सेल किए जा रहे हैं उन गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में जितने परसेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन की परसेंटेज प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान इतने परसेंट इन्फ्लेशन हुई। यानी कि दोनों ही मेजर्स जो है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डब्ल्यूपीआई का अब दोनों का डाटा, दोनों अपना अलग अलग डाटा प्रोवाइड करते हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट बना हुआ है इस मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, एंड इस डिपार्टमेंट के अंडर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, ये जो ऑफिस है ये ऑफिस डब्ल्यूपीआई का डाटा रिलीज करता है। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। डब्ल्यूपीआई का डाटा कौन रिलीज करता है? डब्ल्यूपीआई जो हमें परसेंटेज इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग डाटा देता है वो कौन रिलीज करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उस डिपार्टमेंट के अंडर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस है जो कि डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो डाटा है वो प्रोवाइड करता है, वो डाटा रिलीज करता है। अब सीपीआई का डाटा कौन रिलीज करता है? सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वो सीपीआई का डाटा रिलीज करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके मिनिस्ट्री के अंडर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वो सीपीआई का डाटा रिलीज करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों का डाटा कौन कौन रिलीज करता है? होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। डब्ल्यूपीआई का डाटा कौन रिलीज करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और उसके अंदर है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हु रिलीज द डाटा रिलेटेड टू डब्ल्यूपीआई। एंड सीपीआई का डाटा कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसके अंदर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है जो कि किसके अंडर वर्क करता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये जो ऑफिस बना हुआ है, इस ऑफिस के द्वारा सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज किया जाता है। क्लियर? आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब आई होप आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में दोनों के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी और दोनों के डिफरेंसेस के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब जो आरबीआई है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उस मॉनेटरी पॉलिसी को, जो मॉनेटरी पॉलिसी, देखो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बाद में रिव्यू भी की जाती है।
ठीक है। अब जो रिव्यू है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर उसको रिव्यू किया जाता है। देखो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं कि हमें जो इन्फ्लेशन है उसको इतना % रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना और इससे कम नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, रिव्यू करती है। एंड जो जब वो रिव्यू करती है तो किस कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू करती है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू किया जाता है कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या ऐसी बातें इन्वॉल्व की हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के पर्पज से ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन का डाटा दिया होता है, इन्फ्लेशन की परसेंटेज दी होती है, वो किस टर्म्स में दी होती है, वो सीपीआई के टर्म्स में दी होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज दी होती है कि हमें इतना % इन्फ्लेशन रखना है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो जो परसेंटेज इन्फ्लेशन है वो सीपीआई के डाटा पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो सीपीआई के डाटा को कंसीडर करके ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, एक बैंड डिसाइड कर देता है, इन्फ्लेशन का एक बैंड बना देता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है, इन्फ्लेशन का एक बैंड बनाता है। आरबीआई क्या कहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4% ही होनी चाहिए, और अगर इंक्रीज हो भी जाती है इससे तो 6% तक इंक्रीज हो सकती है। दिस इज नोन एज अपर टॉलरेंस लेवल, ठीक है। दिस इज नोन एज अपर टॉलरेंस लेवल। आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का एक बैंड प्रोवाइड किया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सीपीआई डाटा के बेसिस पे, ठीक है, कि यानी कि जो सीपीआई डाटा है वो इन्फ्लेशन को 4% से ज्यादा शो ना करे। सीपीआई डाटा क्या प्रोवाइड करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज के रिगार्डिंग हमें डाटा देता है कि रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर से जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं उन प्राइस में कितना % इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उन प्राइसेस में जो इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज इंक्रीज, उसके बेसिस पे जो इन्फ्लेशन का डाटा है, आरबीआई ने क्या कहा है कि वो जो प्राइस में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उन प्राइसेस के बेसिस पे जो इन्फ्लेशन का की जो परसेंटेज है वो 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाती है तो मैक्सिमम 6% तक इंक्रीज हो सकती है, दैट इज नोन एज अपर टॉलरेंस लेवल। इससे ऊपर इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 2% तक होनी चाहिए। दिस इज नोन एज लोअर टॉलरेंस लेवल, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो सीपीआई के डाटा के बेसिस पे आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का बैंड प्रोवाइड किया है दैट इज 4% एंड मैक्सिमम 6% एंड मिनिमम 2%, क्लियर। अब आरबीआई अपनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें मेंशन करता है कि आरबीआई ये कहता है कि मनी की सप्लाई इतनी रखनी है हमें कि लोग बहुत ज्यादा, अगर मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, इतनी सप्लाई होगी नहीं तो ऑब्वियसली चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, जिससे कि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइसेस पर लगातार चीजें सेल करते रहेंगे और सीपीआई का डाटा जो है वो ज्यादा % इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करेगा। परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन देन जो सीपीआई डाटा के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई क्या कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये मेंशन होता है कि मनी की सप्लाई इतनी रखनी है कि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर से गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज ना कर सकें, कि इसीलिए आरबीआई क्या मेंशन करता है मॉनेटरी पॉलिसी में कि मनी की सप्लाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई कम होने की वजह से रिटेलर कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे और सीपीआई का डाटा जो है वो इन्फ्लेशन की ज्यादा % रिप्रेजेंट करेगा जो कि इस बैंड से ज्यादा जा सकती है, ठीक है। तो मनी की सप्लाई अगर कम रखेंगे तो लोग कम डिमांड करेंगे ना, जिससे डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई जो है उसका बैलेंस बना रहेगा
और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर से लगातार ज़्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है यानी कि परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज है जो कि सीपीआई डाटा हमें इंफॉर्मेशन देगा वो इस बैंड के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो हमने सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में आज जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, आई होप वो सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। अब हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है अब आपने समझ लिया, अब हम रीड करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स विच मेजर द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड बाय रिटेलर्स फ्रॉम होलसेलर, यानी कि ये उस प्राइस में इंक्रीज को शो करता है, उस प्राइस में इंक्रीज के बेसिस पे इन्फ्लेशन का डाटा प्रोवाइड करता है, परसेंटेज इन्फ्लेशन प्रोवाइड करता है वो गुड्स के प्राइसेस जो कि होलसेलर जो हैं वो रिटेलर से चार्ज करते हैं। ठीक है, होलसेलर रिटेलर से गुड्स के जो प्राइसेस चार्ज करते हैं उन प्राइसेस में जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन की परसेंटेज का डाटा होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर कितनी आइटम्स कवर होती हैं? 697 आइटम्स, जिसमें से अब मैंने आपको बताया एक बास्केट के अंदर 697 आर्टिकल्स हैं, उनके प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डब्ल्यूपीआई क्या कहेगा कि इन्फ्लेशन की परसेंटेज बढ़ रही है, उनके प्राइस कम होंगे तो इन्फ्लेशन की परसेंटेज कम हो रही है। यानी कि उन 697 टोटल आइटम्स के अंदर प्राइमरी आइटम्स है 117, फ्यूल एंड पावर है 16 आइटम्स फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड है, 564 आइटम्स हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई का जो डाटा है वो कौन पब्लिश करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आइटम्स भी आपको याद होनी चाहिए कि 697 टोटल आइटम्स कवर होती हैं जिनके प्राइजेस के बेसिस पे इन्फ्लेशन का डाटा डब्ल्यूपीआई प्रोवाइड करता है। उसमें से 117 प्राइमरी आइटम्स हैं, 16 फ्यूल एंड पावर की आइटम्स हैं, 564 जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की आइटम्स हैं। और इसका डाटा जो है वो ऑफिस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है। देन सीपीआई की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि मेजर करता है एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो परसेंटेज इन्फ्लेशन का डाटा प्रोवाइड करने के लिए सीपीआई जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइसेस में जो इंक्रीज होता है कॉन्स्टेंटली उन दोनों के प्राइसेस में इंक्रीज को कंसीडर करके चलता है इन्फ्लेशन का डाटा प्रोवाइड करने के लिए, इन्फ्लेशन की परसेंटेज देने के लिए। ठीक है, विच आर परचेज्ड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स फ्रॉम रिटेलर्स। ठीक है, अब इसके अंदर कितने आइटम्स कवर होती हैं? ये कंबाइंड आइटम्स को लेकर चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों को ये लेकर चलता है। देन इसके अंदर रूरल और अर्बन दोनों की अलग अलग आइटम्स दी होती हैं। रूरल एरिया की 448 आइटम्स हैं, इन आइटम्स के प्राइसेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन की परसेंटेज सीपीआई प्रोवाइड करता है रूरल एरिया की। देन अर्बन एरिया की 460 आइटम्स हैं, इन 460 आइटम्स जो कि रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है एंड जो प्राइस चार्ज करता है उस प्राइस में जो कॉन्स्टेंट इंक्रीज हुआ है उसके बेसिस पे परसेंटेज इन्फ्लेशन प्रोवाइड करता है सीपीआई। ठीक है, देन इसका डाटा जो है वो कौन पब्लिश करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि किसके अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? सो आई होप आपको डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई के बारे में सभी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी, सारे टॉपिक्स सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।